जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सभी धर्मों को जाना। आजीवक संप्रदाय, भागवत धर्म, सधर्म, कपालिक एक सधर्म का पाठ है। पशुपतिक, लिंगायत, वैष्णव धर्म, महाजनपद आज जानेंगे। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। देखिए, महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में अद्वितीय नागरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहा गया। सबसे पहले हम जनपद क्या है और महाजनपद क्या है इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनपद, महाजनपद। तो देखिए, उस टाइम की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई कबीला होता था। सबसे छोटी इकाई कबीला। अब कबीला जनपद के अंदर आता था। जैसे एक गांव पंचायत के अंदर आता है और पंचायत आता है जिला के अंदर, उसी तरह कबीला आता है जनपद के अंदर। और जनपद किसके अंडर में आता है? तो जन के अंदर में आता है। जन इससे बड़ा है, तो जन के अंदर जनपद और जनपद के अंडर में कबीला, ऐसे होता है। और फिर उसके बाद आता है गांव। उस टाइम पे गांव बड़ा हुआ करता था। गांव आज हमारे हिसाब से कि सबसे छोटी शाखा गांव ही है। और फिर इसके बाद आता था सबसे बड़ी शाखा हमारा महाजनपद। अब आप समझ गए होंगे। तो उस टाइम की मतलब कि 6ठी शताब्दी यानी कि 600 BC पूर्व सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कबीला, उससे बड़ा जनपद, जनपद के अंदर जन के अंदर जनपद आता था, गांव और महाजनपद। सबसे पहले महाजनपद, फिर उसके बाद गांव के अंडर में आता था जन के अंडर में आता था जनपद और कबीला। तो अब हम लोग महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। तो महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जो निम्नलिखित है। ऐसा मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बताया है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो महात्मा बुद्ध के द्वारा लिखी गई है, उसमें महाजनपदों की चर्चा मिलती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का साक्ष्य मिलता है, चर्चा मिलता है। तो 16 महाजनपद सबसे बड़े महाजनपद थे उस टाइम के। तो सबसे पहला 16 महाजनपद थे। तो और एक बात, तो हमारे भारत देश के यूपी में 8 महाजनपद था और बिहार में 3। और इसी में सबसे बड़ा महाजनपद, बिहार में ही सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद था। और राजस्थान में 1 MP यानी कि मध्य प्रदेश में भी 1 था। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु के एरिया में, दक्षिण भारत में भी 1 ही था। और भारत के बाहर 1 था। भारत के बाहर 1 था। तो सब मिला के देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया 16। आप ये भी याद कर सकते हैं कि
सबसे ज़्यादा महाजनपदों की संख्या कहाँ मिली है? तो बिहार यूपी में। और सबसे बड़ा महाजनपद कहाँ है? तो बिहार में। और बिहार में कितने महाजनपद है? तो 3। ये हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। देखिए, मैंने कहा था ना कि भारत से एक बाहर है, तो वो कौन सा हो जाएगा? यही वाला महाजनपद होगा। सबसे पहला है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला है और तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है और गांधार भी पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक है जो जम्मू कश्मीर के सीमा मतलब पाक सीमा में पड़ता है। मत्स्य। अब देखिए, आप लोग मत्स्य पुराण सुने होंगे, तो मत्स्य पुराण में ही मत्स्य महाजनपद का भी चर्चा मिलता है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और ये राजस्थान में पड़ता है। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ उस टाइम पे कहा जाता था। और दिल्ली और हरियाणा के बीच में इंद्रप्रस्थ था। देखिए जुबान। सूर्यसेन। हाँ, सूर्यसेन मथुरा उत्तर प्रदेश में। कौशल। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, उत्तर प्रदेश में ही। 2 हो गया। और इसके बाद पांचाल अहिछंद कपाली उत्तर प्रदेश में ही। 3 हो गया। चेंदी शक्तिमती उत्तर प्रदेश में ही। वस्त। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? यूपी में था। काशी वाराणसी। मल्ल कुशीनगर यूपी में ही। अस्मक की राजधानी पोटल महाराष्ट्र में था, गोदावरी नदी के किनारे। अवंती की राजधानी उज्जैनी है जिसे माहिष्मती भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में है एक। और वैशाली इसकी राजधानी है जो बिहार के हाजीपुर में है। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है और ये भागलपुर मुंगेर में स्थित बिहार में है। और मगध महाजनपद जो इस महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद है, जिसकी राजधानी राजगीर है और इस पाटलिपुत्र बिहार में है। बाद में राजधानी बदल के पाटलिपुत्र किया गया था, इसलिए दोनों लिखा गया है। देखिए, अब इसकी कुछ खास बातें हैं जो हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे और फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, सभी जनपद के बारे में। गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला का केंद्र थी। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का शासक था जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। वज्जी विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना गया है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली था तो इसका मतलब सबसे बड़ा होगा। उस टाइम पे युद्ध की नीति थी, युद्ध करो और राज्य हड़प लो। इसके दक्षिण भारत में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी और उत्तर में गंगा और पूरब में फल्गु जैसी नदी इस महान जनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। अब देखिए, कोई महाजनपद इस तरह से घिरा हो कि उसके पूरब में, इधर देखिए, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत इसको सुरक्षा दे रहा है और पश्चिम में सोन
नदी को पार करने में टाइम लगेगा, जब तक पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। युद्ध के लिए सभी लोग उस टाइम पे तैयार भी हो सकते हैं। उत्तर में गंगा नदी और पूरब में फल्गु नदी, 3 नदियाँ और एक पहाड़ इसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। अब देखिए, मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों का शासन किया गया है, जिसका एक ट्रिक है हसीन मशूक सा। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख के दिखाती हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। हसीन मशूक सा। अब देखिए, ह से होगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से क्या होगा, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। सातवाहनों के बाद इस राजवंश का विनाश होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। तो सबसे पहला मगध का सबसे पहला राजवंश हर्यक राजवंश, मगध का पहला राजवंश तथा, हाँ तो कहाँ पे थे, हाँ हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश, नहीं रुकिए 1 मिनट, हर्यक वंश नहीं, मगध का पहला राजवंश तथा राजा थे बृहद्रथ। मगध में एक राजवंश था जिसका साक्ष्य पूरी तरह से मतलब नहीं मिला था, लेकिन उसका थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला था, जिसके हिसाब से इनसे भी क्वेश्चन आता है तो इनको पढ़ना जरूरी है। लेकिन व्यवस्थित रूप से साक्ष्य मिला था हर्यक वंश से, तो हम लोग हर्यक वंश से ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी देखना जरूरी है। मगध का एक पहला राजवंश जिसका साक्ष्य बहुत कम मिला था, जिसके राजा बृहद्रथ थे। इस राजवंश का नाम नहीं पता है कि क्या है। तो पहले तो इनका एक पुत्र था जरासंध, जो बृहद्रथ के बाद इनका मतलब कि राजा बना, और फिर उनके बाद सहदेव और रुपुंजय भी राजा बना। इस वंश का कोई प्राचीन साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हर्यक वंश को पहला राज्य वंश माना जाता है। राजगीर में जरासंध का किला मिला था, इसी वजह जो किला मिला था उसी में थोड़ा बहुत जो साक्ष्य मिला था उसके हिसाब से ही इतनू सा कुछ बात पता चला है, लेकिन हर्यक वंश को ही पहला राजवंश माना गया। देखिए, हर्यक राजवंश के संस्थापक बिंबिसार थे, और हर्यक राजवंश मतलब मगध की राजधानी राजगीर थी उस टाइम पे। बिंबिसार के हर्यक वंश के शासनकाल के टाइम पे। अब देखिए, बिंबिसार काफ़ी टाइम तक जीवित रहा और अच्छा राजा था ये, लेकिन अजातशत्रु चाहता था कि अब मैं राजा बनूं। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। अब बिंबिसार का पुत्र था और वो चाहता था कि मैं राजा बनूं, लेकिन बिंबिसार नहीं सुनता था, तो उसने अपनी पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, जिसकी वजह से उसे पितृहंता और कुणिक नाम दिया गया। ये हत्यारा था, और अजातशत्रु भी काफ़ी अच्छा राजा बना, और इसका जैसे अपना पिता के साथ किया था ना, वैसा सेम टू सेम इसका पुत्र इसके साथ किया। तो आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। मुझे तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। अब देखिए, उदयन किसका पुत्र था? उदयन था अजातशत्रु का पुत्र। इसने भी अपने पिता को मार दिया और पितृहंता 2 कहलाने लगा। इसके टाइम पे राजधानी पटना हो गई, मतलब इसी ने, उदयन ने ही अपनी राजधानी को राजगीर से पटना बदला था। नागदशक अंतिम शासक हुए, जो एक अयोग्य शासक हुए। शिशुनाग ने नागदशक
शिशुनाग नागदशक का सेनापति था। नागदशक की हत्या की और नागदशक अंतिम शासक था जिसकी हत्या शिशुनाग ने की। और क्या कहते हैं, हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले बिंबिसार अच्छा राजा था, तो उसके बारे में अच्छे तरह से मैंने लिखा है। देखिए फेयर की कॉपी है तो मैंने अच्छी तरह से लिखा है। और जब मैं रिवीजन करती हूँ तो देखिए कैसा करती हूँ, दिखा रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए हिस्ट्री का रिवीजन है ये, इस तरह से रिवीजन आप लोग भी इस तरह से करिए। इस तरह से रिवीजन मैं करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने जैन धर्म का इधर सब मैं रिवीजन कर चुकी हूँ, बौद्ध धर्म का रिवीजन, महाजनपद का भी रिवीजन मैं की हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, मैं पहले रिवीजन कर लेती हूँ फिर ही आप लोगों की क्लास का शुरुआत करती हूँ। देखिए ये रहा अजातशत्रु का सब रिवीजन मैं कर चुकी हूँ। तो देखिए बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। यह ऐतिहासिक पहला राजवंश था, इतिहास का सबसे पहला राजवंश जिसका साक्ष्य एकदम अच्छी तरह से मिला है, और ये सबसे पहला राजवंश इतिहास का था। बिंबिसार इतिहास का पहला शासक था। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया। बिंबिसार वैवाहिक संबंध से अपने मगध को बढ़ावा देने लगा। बिंबिसार देखिए भले ही मतलब कि वो शुरुआत में खूब युद्ध करता था, लेकिन उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो वो एमपी का एक राजा था अवंती, एमपी में एक जगह है अवंती। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है, तो वो एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में। तो यहाँ अवंती के राजा थे जिसका नाम चंद्रप्रद्योत था। चंद्रप्रद्योत को एक अजीब तरह की बीमारी लग गई थी, तो उसके इलाज के लिए हमारे जो बिंबिसार है अपना वैद्य भेजा जिसका नाम जीवक था। तो जीवक ने उन्हें ठीक कर दिया, मतलब कि उनका इलाज वगैरह करके ठीक कर दिया, जिसकी वजह से राजा खुश हुए और अपनी पुत्री का विवाह बिंबिसार से कर दिया। तो और दहेज भी दिए, दहेज में ज़मीन काफ़ी सारी दी। तो आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक संबंध से अपना राज्य मगध को बढ़ाया। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हो गया था। असाध्य मतलब लाइलाज रोग। इस टाइम पे कई सारे रोग हैं जिसका इलाज नहीं है अभी तक। उस टाइम पे वो रोग हुआ था जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसका कोई नाम ही नहीं था। देखिए अगर नाम होता तो ज़रूर ही सर बताते, लेकिन वो इसी तरह असाध्य रोग लाइलाज बीमारी बताए। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक के इलाज से राजवैद्य जीवक को भेजा और इसके इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती राज्य मगध के अधीन कर दिया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अब देखिए अवंती का जो राजा था खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह भी किया और अवंती को अधीन कर दिया मगध के, और बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु था जिसकी हत्या कर दी। अब देखिए इसमें मतलब कि अजातशत्रु किस लिए हत्या किया, अजातशत्रु के सेक्शन में ही पढ़ने को मिलेगा। अजातशत्रु इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश। अजातशत्रु जो शब्द है बिंबिसार ने अपने पुत्र का नाम इस तरह से रखा कि शत्रुओं का नाश करने वाला है जो अजातशत्रु है। इसे कुणिक भी कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। इन्होंने सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए अपनी राजधानी राजगीर को बदलकर कालीबंदी करा दिया। अब कालीबंदी के बारे में ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट
राजगीर को बदल के कालीबंदी कर दिया। अजातशत्रु के काल में ही सतपूर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अब देखिए, बौद्ध संगीति मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु जब राजा था उस टाइम पे हुआ था। अब देखिए, सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी उस टाइम पे राजा था। ये मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म जब पढ़ा रही थी उस टाइम पे बता चुकी हूँ, तो आप जाके बौद्ध धर्म वाला वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें अपने सहयोगी वर्षकर एक नाम है, सहयोगी के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार, देखिए वर्षकर ना गया वैशाली और वैशाली जाके उनकी सारी बातें कमज़ोर कड़ियाँ जानने लगा। एक गुप्तचर बन के गया और उसने उनकी कमजोरी बताई और 2 हथियार तैयार करवाए। वैशाली जाने के बाद 2 हथियार तैयार करवाए जिसका नाम था महाशिलोकंठ और रथमुशल था। अब देखिए, वर्षकर के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार का इस्तेमाल किया था। पहला था रथमुशल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। अब इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी। मैंने पहले ही कहा, देखिए जैसा इंसान करता है उसे वैसा ही मिलता है। अपने बच्चों के सामने जिस तरह का बिहेव करेंगे अपने माता पिता के साथ, उसी तरह का ही बच्चे भी बिहेव करेंगे। उदयन के सामने जिस तरह का बिहेव किया था अजातशत्रु ने, उदयन ने भी वही किया अपने पिता के साथ। वो वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, दादाजी को लकड़ी के कटोरे में खाना दे रहे थे तो बेटा भी लकड़ी का कटोरा बनाने लगा। उसी तरह ये भी है। अजातशत्रु का बेटा था उदयन, अजातशत्रु का बेटा था और वो भी अपने पिता की हत्या कर दी और उसे भी एक महान त्याग मिला, पितृहंता का उपाधि कह लीजिए, उपाधि मिला है। इसने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर का निर्माण कराया जिसका नाम पाटलिपुत्रा रखा। अब देखिए, पाटलिपुत्रा की नींव किसने रखी थी? उदयन ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। पाटलिपुत्रा की नींव किसने रखा? किसके किनारे? गंगा और सोन नदी के संगम के समीप। गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर बसाया जिसका नाम पाटलिपुत्रा रखा गया। वर्तमान में उसे पटना के नाम से जाना जाता है तथा उसने पटना को मगध की राजधानी भी बनाई। उस नए शहर को बनाने के बाद उसको डेवलप, इतना मतलब कोई भी शहर आदमी इंसान बसाएगा तो उसे डेवलप और मतलब आरामदायक और अच्छा ही बनाएगा, तो उसको अपनी राजधानी भी बनाई। राजधानी बनाई पाटलिपुत्रा को। उदयन का पुत्र था नागदशक। नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और नया वंश की स्थापना की। अब नागदशक था उदयन का पुत्र और ये एक अयोग्य बैलबुद्धि शासक था और इसका सेनापति था शिशुनाग। इसने अपने राजा की हत्या कर दी और उसके हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब देखिए, अब हम लोग शिशुनाग वंश को देखेंगे। शिशुनाग वंश के बाद कि आज हर्यक वंश तक ही रहने दो, अगली वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश, नंद वंश को पढ़ेंगे और फिर हम लोग कल हम शिशुनाग वंश, नंद वंश और सिकंदर एक है इसमें, वो भी पढ़ेंगे। सब पढ़ के ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।